हाय, गुड इवनिंग मेरे सभी व्यूवर्स जो भी इंजीनियरिंग साइंस एंड सभी अदर जो ग्रेजुएट्स हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरे सभी व्यूवर्स को नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, जो जॉब में हैं उनको भी नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेसिफिकली ये है इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, जहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स व्यूवर के क्वेश्चन रहे कि सैलरी स्केल के ऊपर उनका क्वेश्चन रहता है कि सैलरी क्या होती है फ्रेश जॉब में, अदर एक्सपीरियंस जॉब में। तो ये सभी चीज़ें लास्ट वीक में थोड़ा थिंकिंग के बाद मैंने सोचा कि इस पर भी एक ओपिनियन मुझे मेरा शेयर करना चाहिए। और सैलरी का जो देखिए स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करता है। पहली चीज़ ये रख लीजिए कि गवर्नमेंट की जो सेक्टर है उनका स्केल एक फ़िक्स होता है, बट वो भी कैसा रहता है कि मेट्रो सिटीज़ का स्केल अलग होता है और अदर देन मेट्रो सिटी होती है उनकी स्केल अलग होती है, वहाँ पर उनका बेसिक में डिफरेंस हो जाता है। तो कई बार गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है कि सेम पोजीशन, सेम ग्रेड, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी सैलरी का पे स्केल में डिफरेंसेस रहते हैं। डियरनेस अलाउंस में डिफरेंस रहेगा, एचआरए में डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस एक कॉमन होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अदर देन गवर्नमेंट के लिए। अदर देन गवर्नमेंट में मैंने देखे कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल सेक्टर इंडियाज़ में वर्किंग है और आउट ऑफ इंडियाज़ भी हैं, ठीक है। तो हम लोग इंडिया स्पेसिफिक की बात करेंगे। तो मेजॉरिटी केसेस में जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है फिक्स होती है, वो सबसे पहले क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लिए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप बैचलर्स इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, इधर बैचलर ऑफ कोई अदर डिग्री भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो एक वो क्राइटेरिया फिक्स की जाती है। उसके बाद मास्टर डिग्री की भी क्राइटेरिया कॉम्पिटिटिव हो जाती है थोड़ा हाई सैलरी के लिए, जैसे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, इधर मास्टर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीन्स नंबर ऑफ इस तरीके की डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो सैलरी फिक्स करने के लिए फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ पहले, तो फ्रेशर के लिए जो सैलरी का स्केल है वो उनकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। अगर डिग्री है तो डिग्री, मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेशर्स की सैलरी को पहले फिक्स करता है, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंसेस होते हैं। क्यों? अब जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर ज़्यादा है, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक शेयर्स पे अपनी बिजनेस चला रही है, तो वहाँ का पे स्केल आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, शेयर्स पे डिपेंड नहीं करती, पब्लिक शेयर्स पे नहीं चला रही, वो अपने ओन प्रॉफिट से बिजनेस चला रहा है, मतलब उसके पॉकेट में कितना प्रॉफिट आया वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम होती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं पे स्केल का। अब हो सकता है वो फ्रेशर्स को ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, अदर देन लिमिटेड कंपनी, डिपेंड करती कंडीशन है। क्योंकि हो सकता है लिमिटेड कंपनी में, जैसे सपोज कोई एक टास्क के हिसाब से बताता हूँ। अब सपोज कोई फ्रेशर आपने एमएससी लिया, ठीक है। अब एमएससी वाला सपोज करो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सपोज करो उस एमएससी की सैलरी उस कंपनी में 10,000 पर मंथ फिक्स की गई, ठीक है। अब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, मतलब पब्लिक लिमिटेड मतलब लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ठीक है, पब्लिक शेयर्स पे चल रही है। सपोज उसने एमएससी को 10,000 रुपये दिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि सपोज करो उसको जो टास्क दिया, सपोज करो कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग का जॉब दिया। अब ये कंपनी रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए अलग आदमी रखी है, रॉ मटेरियल का जो है अदर एक्टिविटी कुछ है तो उसके लिए अलग एम्प्लॉय रखा है 10,000 का, फिर से कोई फ्रेशर एमएससी वाला, फिर उसी में और कोई उनका एनालिसिस वगैरह है, वो मतलब क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, एनालिसिस वगैरह के लिए उसने फिर से एक एमएससी रख लिया 10,000 का। तो इस तरीके से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होगी, सपोज करो ये तीनों काम के लिए एक ही आदमी रख लिया, तो तब हो सकता है वो 10,000 न दे करके 17-18 हज़ार भी दे दे फ्रेशर को, लेकिन काम 3 लोगों का निकाल लेगा। तो ये सब भी क्राइटेरिया होती है ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए। इसके लिए सैलरी के लिए कोई स्केल हम फिक्स नहीं देखते हैं। हर एक इंडस्ट्री का अपना एक पे है, अपना वेजेस है, अपना उनका स्केल होती है और वो वेरीज होती है, उसमें भी वेरिएशन है कि वो ये मतलब फिक्स नहीं है कि वो स्केल। अच्छा, अब सपोज करो कि कोई एक आदमी किसी इंडस्ट्री में जॉब पे लगा, ठीक है।
अब सपोज करो इंडिया में उसी कंपनी का 10 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, 10 प्लांट हैं उनके, ठीक है, या 10 उनके फर्म्स हैं ऑल इंडिया। अब कोई फ्रेशर रहेगा, सपोज करो एमएससी वाला है, सपोज करो वो एमएससी वाला सपोज करो अहमदाबाद में उसकी सैलरी 10,000 है उसी कंपनी के उसी यूनिट में। फिर उनकी दूसरी कंपनी इंदौर में है तो हो सकता है वहाँ 10,000 हो, या 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। हो सकता है दिल्ली में जो प्लांट हो वहाँ पे 14-15 हो सकता है कलकत्ता वगैरह में हो, या नॉन मेट्रो सिटी में कहीं और जगह वहाँ 16-17 भी हो सकता है। तो इस तरीके से सेम ग्रुप सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम क्वालिफिकेशन सेम फ्रेशर्स को अलग अलग सैलरी का सामना करना पड़ता है। और ये जो आपकी सैलरी एक बार स्टार्ट हो गई, अब सपोज करो कि कंपनी ने 4 एम्प्लॉय एमएससी होल्डर को सिलेक्ट किया, चारों को अलग अलग यूनिट पे भेज दिया, एक को दिल्ली में रखा, एक को इंदौर में रखा, एक को साउथ में किसी रिमोट एरिया में भेज दिया, एक को गुजरात में रख दिया। सपोज 4 एमएससी लिया, चारों फ्रेशर लिया, ठीक है, और चारों को सेम जॉब कंडीशन पे रख रही है, चारों की सैलरी में डिफरेंस रहेगा। अब एक साल जैसे ही बीत गया तो क्या होगा, उसका अप्रेजल आएगा, इंक्रीमेंट होगा। अब समझ कि इंदौर वाली जो यूनिट है उस कंपनी की, मान लो उसने उसके एम्प्लॉय को 10% दिया। गुजरात वाला जो कंपनी है सेम कंपनी जिसका प्लांट है उसने सपोज उसके एमएससी को दिया, सपोज करो 12% दिया। हो सकता है साउथ वाला जो रहेगा उसका वहाँ परफॉर्मेंस है या उसका जैक अच्छा रह गया, उसकी पकड़ अच्छी है तो उसने 15% ले लिया। हो सकता है कि जो एक और मतलब नॉर्थ इंडिया में कहीं पर है, हो सकता है वो 20-25% राइज मिल जाए उसको। तो ये सब चीज़ें नसीब पे नहीं होती, ये सब चीज़ें कंडीशन पे होती हैं कि आप किसके अंडर काम कर रहे हो, कौन आपका बॉस है, आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, या आपको किस नज़रिए से वहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट आपको देख रहा है। अगर हो सकता है कि 4 यूनिट में, अब देखो 4 यूनिट में 4 एमएससी फ्रेशर्स को रखा गया 10-10 हज़ार पे, सपोज करो 10-10 हज़ार पे चारों को रखा गया। एक साल के बाद क्या होगा, सैलरी में वेरिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि एक को 20% राइज मिला, एक को 10 मिला, एक को 15 मिला, हो सकता है एक को 7% मिले। अब क्या होगा, सैलरी में वेरिएशन हो गया एक साल के बाद। दूसरे साल में और वेरिएशन हुआ, तीसरे साल भी अगर मान लो चारों के चारों 3 साल तक उसी कंपनी में रहे, लेकिन 4 अलग अलग लोकेशन पे चारों लड़के हैं, तो 3 साल बाद क्या होगा, ग्राफ ऐसा 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 हो गया, वेव बन गया ग्राफ का पूरा। अब क्या होगा, अब ये चारों एम्प्लॉय मान लो साथ में जॉब छोड़े, एक को मान लो 30% राइज मिला, दूसरे को मान लो 20% राइज मिला, तीसरे को मान लो 40-50% मिला, चौथे को मान लो कि 10% राइज मिला, या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जिस कंपनी में गया वहाँ उसको 10-15% मिला। क्या हुआ, अब सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया चारों के 3 साल के बाद जॉब चेंज करने के बाद। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कंसिड्रेशन में होनी चाहिए। और कभी भी मैं फ्रेशरों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर से जितनी भी भ्रांति है, जितने भी क्वेश्चन मार्क है, सारा निकाल दीजिए। रियलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ़र्क पड़ जाता है। आपका सिटी मैटर करेगा, वहाँ का लोकेशन मैटर करेगा, वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वो मैटर करेगा, आप किसके अंडर में काम करते हैं वो मैटर करेगा, और आपका परफॉर्मेंस, आइदर आपका जैक, आइदर आप बॉस का कितना तेल लगा लिए उसमें आप सक्सेस हो गए, वो आपकी नसीब। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन वहीं पहले ही साल से वेरिएशन होना चालू हो जाएगा। मतलब एक साल के बाद जैसे चारों फ्रेशर देखो, एक साल हुआ, अलग अलग इंक्रीमेंट होगा, अलग अलग परसेंटेज मिला उनको, क्योंकि चारों 4 यूनिट में है, 4 अलग अलग कंडीशन में है, 4 अलग अलग बॉस के अंडर में है। तो ये सारी मेंटालिटी जो रहती है ना, आदमी के करियर पे बहुत फ़र्क डालती है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। स्टार्टिंग के 3 से 4 साल में मैंने ये सब चीज़ों को बहुत सर्वाइव किया है। सेम स्केल पे होते हुए, सेम मेरा कलीग, सेम सब कुछ था, लेकिन सैलरी में डिफरेंस बहुत हुआ। 3-4 साल मैं भी रुका, मेरा फ्रेंड भी रुका, लेकिन 4 साल के बाद सैलरी में डिफरेंस ज़्यादा हो गया। उसने जॉब चेंज किया, उसको 40% मिला, मैंने जॉब चेंज किया, मुझे 25% पे। 10 साल के बाद जब मैंने देखा तो लगभग घूम फिर के थोड़ा स्केल पे आ गए। लेकिन 15 साल के बाद जो मेरी स्केल है, अब वो उसकी स्केल नहीं है, क्योंकि अब वो उस टाइम स्टार्टिंग में उसको अच्छा चॉइस मिला, अच्छा राइस लिया, लेकिन बाद में उसका राइस कम हो गया, या हो सकता है उसने जॉब चेंज नहीं की, या हो सकता है जहाँ पे था वहाँ पे उसको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ होगा, या उसके टर्म्स कंडीशन सेट नहीं हुए होंगे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके हायर अथॉरिटी होंगे। इस तरीके से फ़र्क है। अब आज जो मेरी सैलरी, उसकी सैलरी में कम से कम 4 से 5 लाख का डिफरेंस हो गया है, साल के हिसाब से 4 से 5 लाख का डिफरेंस हो गया है।
तो ये सब जो जी चीज़ें हैं ना ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में ऑल इंडिया में, ये वेरिएशन बहुत ही खतरनाक है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मेरा ओपिनियन है कि बहुत ही गलत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वी आर हेल्पलेस, एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ, वी आर हेल्पलेस। आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका बॉस आपके साथ कैसा ट्रीट करेगा, आपके अच्छे काम को वो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, इधर खराब रिप्रेजेंट करेगा, ये कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन वो आपको पसंद ही न करे किसी एंगल से, या उसका जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है आपके लिए, हो सकता है आप उस एंगल ऑफ रिस्पॉन्स पे आप उसको फीडबैक ही न दे पा रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो और वो बहुत बेईमान हो तो भी आपको पसंद नहीं करेगा। हो सकता है आप बेईमान हो, वो बहुत लॉयल होगा तो भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो मतलब ट्यूनिंग सेट होना तो बहुत एकदम मतलब वर्स्ट केस हो जाती है। तो ट्यूनिंग सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ खुद की तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं मेरे अंडर में जितने एम्प्लॉय किसी से मेरा कोई पॉलिटिकल फीडबैक, इधर कोई भी पॉलिटिकल तरीके से उनको मैं ट्रीट नहीं करता। मैं सिर्फ काम से काम अपने एम्प्लॉय से रखता हूँ। इफ़ दे आर परफॉर्मिंग गुड देन आई एम हैप्पी, इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देन मैं हैप्पी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनको चेंज करता हूँ कि व्हाट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, उनके काम करने के तरीके में क्या इश्यूज आ रहा है, क्या उनके मेंटालिटी में चल रहा है, वाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। आइदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आइदर वो परफॉर्म करना नहीं चाहते, आइदर वो परफॉर्म कर रहे हैं बट देयर आर नंबर ऑफ हर्डल्स। तो वो सब चीज़ देखना मेरी जिम्मेदारी, इट्स माई जॉब कि वी आई हैव टू सी देयर इश्यूज एंड रिजॉल्व देम, और उनको ग्रो करूँ उनको। ठीक है, तो इस तरीके से देखना रहता है। रही बात फिर सैलरी का जो वेरिएशन है, अब जॉब चेंज करने पे कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% इस तरीके की राइज होती हैं, तो ये फिर से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैटर करेगा। और आपके इंटरव्यूअर जिसने आपका इंटरव्यू लिया वो आपसे कितना सेटिस्फाइड होता है। फिर कंपनी के एचआर अलग अलग होते हैं, कोई एचआर बहुत कमीने होते हैं, वो कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो बट वो 10-15% की ही बात करेंगे। और कहीं कहीं का एचआर इतना अच्छा होता है, इतना सिस्टमेटिक उनका वो अप्रोच होता है कि अगर आपने सैलरी मांगा 30%, और अगर उस कंपनी का स्केल है कि भाई 5 साल की सर्विस वाले लड़के को, अगर सपोज करो लड़का एमएससी है, 5 साल की सर्विस है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है इंटरव्यू में, तो उनके यहाँ की स्केल फिक्स होती है कि 5 साल की सर्विस, एमएससी ग्रेड, अगर इंटरव्यू में ए ग्रेड हुआ तो हम उसको 8 लाख सैलरी दे रहे हैं। अगर 5 साल का एमएससी है और अगर उसका इंटरव्यू में बी ग्रेड आया तो हमको उसको 7.5 लाख देना है। सी ग्रेड में आया तो 7 देना, डी ग्रेड में आया तो मान लो चलो सिलेक्ट नहीं करना हो, अलग बात हो सकती है। तो ये कुछ कुछ इंडस्ट्री रेयर इंडिया में जो ऐसी जिन्होंने एक पे स्केल फिक्स करके रखा हुआ है कि आपकी पिछली कंपनी में कितनी भी सैलरी हो बट उनके यहाँ जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उनके आपको उस बैंड में फिट किया जाएगा। तो हो सकता है वो बैंड आपके लिए 30% हो सकता है किसी किसी के लिए वो बैंड 60% का भी हो, सामने वाले का पिछली कंपनी में बहुत कम हो लेकिन उनके यहाँ उस बैंड में वो अच्छी सैलरी पे सेट हो गया हो। तो ये सब भी मैटर कर जाते हैं। इसके लिए मेरा सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सैलरी को लेकर के कोई क्वेश्चन दिमाग में न रखें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ओन पेइंग स्ट्रक्चर, ओन कल्चर, ओन वेजेस, और सबसे बड़ी बात है कई बार एचआर बहुत ही क्रिटिकल प्ले कर देता है एम्प्लॉइयों के साथ। कभी कभी क्या होता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है बट एचआर क्या करता है, अपना मास्टर गेम करने का आदत रहता है उसको। सपोज़ करो कोई एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, सपोज़ करो बीई इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, 10 साल की सर्विस है, किसी कंपनी में गया। अब सपोज़ करो कि मैनेजमेंट की तरफ से उसने उस पोस्ट के लिए 15 लाख का अप्रूवल सपोज उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सामने वाले कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो चाहे एवरेज हो, उसको एक ही कीड़ काटी करनी, एक ही कांड करना है। क्या करना है कि जो 15 लाख का अप्रूवल मिला उसमें वो अपना परफॉर्मेंस कम सेविंग में लाएगा। 15 लाख की जगह आपको पहले ही बोलेगा हाँ मेरा 10 लाख का बजट है। अब क्या होगा, अगर आपके मन में आया कि नहीं जॉब मुझे लेना है, करना है, चाहे जैसे भी लेना है, तो आप 10 लाख सुन के चलो भाई ले लो, मिल तो रहा है, ठीक है। जिसको एकदम गरज नहीं होगी वो क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब बोलेगा नहीं साहब 10 लाख तो बहुत कम है सर, थोड़ा सा और देखिए पॉसिबिलिटी। तो क्या करेगा, अच्छा 11.5, 11, 11.5, 12, 12 तक तो रो देगा वो, जबकि उसके पास 15 का बजट है, लेकिन फिर भी 12 तक वो सड़ा हुआ मुंह बनाएगा अपना, वो बैठ के सड़ा हुआ मुंह बनाएगा, मतलब वो करेगा।
कभी कभी क्या करता है, 12 लाख तक भी कैंडिडेट मांग रहा है, उसके बाद 3 लाख का बैकअप मिल रहा है, फिर भी बोलेगा नहीं नहीं जाओ, हमारा नहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम है, उसके पास महीने 2 महीने का टाइम है, तब तक वो खिचड़ी होने देगा अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि उसको पता है जितने एम्प्लॉई अपना लड़ झगड़ के काम करेंगे, बॉस करवा के लेगा। क्या करेगा, महीने भर फिर 2-4 इंटरव्यू और लेगा। तो कभी ना कभी इस सिचुएशन पे कोई ना कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो काम भी अच्छा उसका रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, और फाइनली वो 11-12 लाख में पटा के ले लेगा। अब क्या होगा, मैनेजमेंट को दिखाएगा कि भाई अप्रूवल 15 का था, लेकिन मैंने 12 लाख में एक अच्छा लड़का सेट करके दे दिया। क्या किया, 3 लाख बचा दिया कंपनी का। ठीक है, ये जो काम हो रहा है ना, पाप का काम, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सब जगह। मैं बहुत इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, आखिर हूँ तो जॉब 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 वाला ही हूँ ना, कोई थोड़ी इंडस्ट्री या कोई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, या कोई इंडिया की बहुत बड़ी कोई एनजीओ है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ मुहिम चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, सर्वाइव कर लेते हैं, क्या करें, करना है तो करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंडस्ट्री में एचआर बहुत सपोर्टिव और अच्छे माइंडसेट के रहते हैं कि उनको जो अप्रूवल मिला रहता है वो लोग उसके प्लस माइनस में अपना प्रिपरेशन करके लड़कों को ले लेते हैं। कभी कभी क्या होती है कि मैनेजमेंट को या कंपनी को बहुत अर्जेंट गरज होती है कि नहीं, इमीडिएट ज्वाइनर एकदम चाहिए, चाहे जो हो ले लो। तो उस केस में एचआर के ऊपर अगर फोर्समेंट आ गया कि नहीं भाई, 15 का बजट है, तुझे 14 14.5 तक भी कोई तैयार होता है दे दे, उसमें ज़्यादा सेविंग मत कर, छोड़ दे। तो अर्जेंसी में कभी कभी नसीब काम कर जाती है, तो जॉब मिल भी जाती है लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो होती रहती है, और ये चल रही हैं और ये चलती रहेंगी, पता नहीं कब सुधरेगा, भगवान जाने। बट मैं तो यही कहूँगा मेरे सारे व्यूवर्स को कि इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, इसको डिफेंस करने के लिए तैयार रहिए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप लोग अपने आप को मजबूत बनाओ, दिल पे पत्थर रखो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। वंस योर ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट हुई, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही ले लो, हाँ, लेकिन जो पढ़ाई की हो उसके अकॉर्डिंगली लो। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग किए हो तो जाके टीचर बन जाओ, या इंजीनियरिंग किए हो तो जाके कॉमर्शियल जॉब कर लो, ये सब नहीं करना है। उसके लिए मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा बिट करके आप अपने ही सेक्टर में अपने कोर जॉब को ही देखो। हाँ, ठीक है, ये नहीं है कि आपने बीए मैकेनिकल किया फिर लॉजिस्टिक कंपनी में ट्रांसपोर्ट का जॉब देख रहे हो, या फालतूगिरी का कुछ कर रहे हो, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो जिस कोर्स से स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो उसी कोर का जॉब देखे, महीने 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाती है। ठीक है, जुगाड़ के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप रेफरेंसेस, कंसल्टेंसी बहुत सारे हैं, उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और सैलरी वाला जो क्राइटेरिया बताया, तो अब मैं सभी व्यूवर को बोलूँगा कि अभी सब क्वेश्चन रेज ना करो। मतलब मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ किसी के ऊपर, बस मेरा ये कहना है कि जो मैंने ये रियलिटी बताई है ना, ये सारी रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लो, कोई भी ड्रीम बनाने की कोशिश मत करो। हाँ, बस इतना कहूँगा कि जॉब मिले ज्वाइन कर लो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं गाइड करूँगा। इधर आप लोग क्वेश्चन रेस करो मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में, तो मैं आपको वहाँ पे बीच बीच में गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई टेंशन नहीं लीजिए आप, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए, मैं आपको हर चीज़ें बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत दिनों से मैं सोचा तो नहीं था, फिलहाल 2-3 दिन पहले ही सोचा था कि ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी विचार विमर्श करके थोड़ा चर्चा का विषय है। तो पहले सोचा था लाइव स्ट्रीम में करूँगा, फिर सोचा नहीं, रहने दो, वीडियो बना के डाल देता हूँ। लाइव स्ट्रीम में क्या है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, तो टॉपिक अलग अलग टॉपिक डिस्कशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था। तो बच्चे सभी लोग मेरे सैलरी वाला स्केल भूल जाओ कि कहाँ क्या मिलेगा जॉब, फ्रेशर पे हो कुछ भी सैलरी मिलेगा, स्टार्ट करो चाहे कुछ भी हो। मैंने एग्जांपल देके बताया ना कि 1 साल के बाद 4 ग्रेजुएशन के लोग, सेम स्केल सेम सब कुछ मिला है, लेकिन 1 साल के बाद सबका इंक्रीमेंट अलग अलग सब रहेगा, सबका सैलरी स्केल चेंज हो जाता है, जॉब चेंज में अलग अलग परसेंटेज करके धीरे धीरे सबके सैलरी में फिर ये साइन वेव हो जाता है, ऊपर नीचे, और सबका वेरिएशन होगा फिर। ठीक है, तो उसमें कोई कंपटीशन या कोई ये करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपना अपना जॉब कीजिए, अपना अपना मेहनत कीजिए, अपने अपने हिसाब से सक्सेस है। हर कोई एक जगह पे नहीं है, न हर कोई नीचे है, इस दो हाइट के बीच में सब लोग एडजस्ट हैं, हर एक अलग स्केल पे, अलग अलग सैलरी पे, अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस पे, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, different organization having different culture, having different salary pay structure, having different benefits,
डिफरेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंट वेजेस हैं, डिफरेंट सब कुछ हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ उसमें कॉमन आपको नहीं मिलेगा। इवन तो गवर्नमेंट में भी नहीं कॉमन सैलरी, उनके भी अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेहनत काम आती है, कहीं कहीं आपका तेल लगाना काम आ जाएगा, कहीं कहीं आपका जुगाड़ काम आ जाएगा, कहीं कहीं आपका गॉडफादर कोई बड़ा आदमी आपके कंसल्ट में है तो वो भी आपका काम कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जॉब में एप्लीकेबल होती हैं। मैं तो मेरे लिए ही कहूँगा कि मैं तो खुद से ही अपनी जॉब ढूंढता हूँ, खुद से ही लिया हूँ, किसी की हेल्प से तो आज तक मैंने कोई जॉब नहीं ली है, क्योंकि मुझे वैसा कोई फ़िलहाल मिला ही नहीं है। आगे कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा अच्छा जुगाड़ रेफरेंस तो कभी नहीं मिला मुझे आज तक। जो है खुद से अपनी मेहनत से ढूंढा, अपनी मेहनत से आ गया है जो भी है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। काफ़ी मतलब 20 मिनट हो गए हैं, तो और कुछ अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता रहता हूँ। इधर यूट्यूब में भी आप क्वेश्चन डालेंगे तो मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे देख रहे हैं, सभी जॉब वालों को भी नमस्कार, और जो जॉब में जाने वाले उन सभी को नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।